नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद एमएस के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम 500 क्वेश्चंस की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज है उसका तीसरी क्लास लेकर आए हैं। साइकोलॉजी जो भारतवर्ष में जितनी भी एग्जाम्स आयोजित की जाती है, जैसे आरटेट की बात की जाए, सीटेट की बात की जाए, यूपीटेट की बात की जाए, यूटेट की बात की जाए, बीटेट, केवीएस, डीएसएसबी, एचटेट और जितनी भी छत्तीसगढ़ डेट है, बिहार डेट है, मतलब जितनी भी एग्जाम्स है भारतवर्ष में आयोजित की जाती है शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए, उनमें से जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वही यहाँ उपलब्ध करवाए जा रहे हैं 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में। और ये क्वेश्चन आपको यहाँ तक कहने को मिलेगा कि उसके जो इस एग्ज़ाम में आया है वो एग्ज़ाम का नाम भी आपको मिलेगा कि इस एग्ज़ाम में ये प्रश्न आया है, और उसका आंसर भी ऑथेंटिक आंसर की से आपको बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें कुछ डाउटफुल प्रश्न भी है, वो भी आपके क्लियर हो जाएंगे कि कौन से प्रश्न डाउट है, कौन से क्या टीचर कौन बता रहा है, आंसर की में क्या माना गया। तो यहाँ जो भी बताया जाएगा वो ऑथेंटिक बताया जाएगा, और आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र ना करें, क्योंकि कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कुछ विद्यार्थियों ने ऐसे पढ़ रखे हैं, अलग पढ़ रखे हैं, उनका आंसर अलग पढ़ रखा है, तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपके ऐसा हो सकता है आपको कि विरोधाभास हो सकता है मेरे आंसर में और आपके आंसर में। तो लेकिन आप बात का ध्यान रखना कि मैंने जो भी आंसर बताया वो ऑथेंटिक बताए हैं, और अगर आप चाहें तो मैं इसका प्रूफ भी आपको दे सकता हूँ। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। पहला ही प्रश्न आता है, और ये प्रश्न क्रमांक से नहीं है, पहला बता रहा हूँ। पीछे 2 वीडियो भी आ चुके हैं, तीसरा वीडियो है। क्रमांक से प्रश्न नहीं आएंगे, क्योंकि क्रमांक से अगर प्रश्न आते हैं तो सभी प्रश्न लेने पड़ते हैं हमें चैप्टर से, लेकिन मैंने जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वही लिए हैं। और इसके अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद एमएस। कल कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर आप पीडीएफ बिना आंसर के उपलब्ध करवा रहे हो, ताकि हम बाद में पढ़ते हैं, हम देखते हैं तो हमको यार वापस वीडियो देखना पड़ता है। तो आप पीडीएफ को आंसर सही उपलब्ध कराइए। तो मैंने आप जो पीडीएफ उपलब्ध कराई है उसके अंत में जो जिन प्रश्नों की जो आंसर है वो हाथ से टाइप करके लिख के आपको उपलब्ध करवाए हैं, तो आप पीडीएफ टारगेट विद एमएस पर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए पहला प्रश्न है, 45 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। प्रश्न क्या है कि कौन सा बच्चों की सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है। निर्माण संबंधी क्रियाएं, भाषण, कहानी लेखन और खेल। ये पहला ही प्रश्न आ गया, और डाउटफुल प्रश्न है। इतना डाउट है इस प्रश्न पे कि अलग अलग टीचर अलग अलग बता रहे हैं इसके बारे में। अब मैं आपको बताऊं तो ये प्रश्न झारखंड टेट में पूछा गया है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है। पहले झारखंड टेट में, छत्तीसगढ़ टेट में, इसके अलावा राजस्थान में एक एग्ज़ाम होती है एनटीटी की, प्राथमिक शिक्षा की, कुछ पूर्व प्राथमिक शिक्षा की ऐसी एग्जाम होती है एनटीटी की, उसमें भी यह प्रश्न पूछा गया है। पहले झारखंड टेट में, फिर छत्तीसगढ़ टेट में और एनटीटी एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। 3 एग्जाम्स में प्रश्न पूछा गया है, और तीनों एग्जाम में इसका आंसर माना गया है, वो माना गया है खेल। लेकिन आप जितने भी टीचर है साइकोलॉजी के बड़े बड़े, वो सब भाषण बता रहे हैं इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर बोर्ड ने 3 एग्जाम में खेल मान रखा है। तो आप ये गलतफहमी में नहीं है कि बोर्ड अगर आंसर मान रहा है तो वो सही मान रहा है, क्योंकि वहाँ एक बड़ी टीम बैठी है जो साइकोलॉजिस्ट है सभी, और वो ये आंसर बता रहे हैं खेल। तो इसका सही आंसर होगा खेल। अब खेल अब क्यों हुए, हम इसमें थोड़ा सा प्रश्न के बारे में बात करें तो सृजनात्मक विकास के लिए सहायक कौन सी नहीं है। तो निर्माण संबंधी क्रियाएं, ये तो सृजनात्मक विकास के लिए आवश्यक है। कहानी लिखना, ये भी सृजनात्मकता के विकास के लिए आवश्यक है, और पढ़ते भी है। कहानी लेखन का उद्देश्य भी होता है सृजनात्मक का विकास करना। अब भाषण और खेल में दिक्कत होती है। तो भाषण में एक कोई भी विद्यार्थी भाषण में नई चीज़ें, मौलिक भाषण तैयार कर सकता है, उसमें नवीन उत्पादन कर सकता है भाषण में। जबकि खेल का एक निश्चित नियम होता है, निश्चित नियम होता है खेल का, और उसी नियम का सभी को पालन करना पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल के बारे में आपको बताऊं तो जैसे क्रिकेट है, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, तो वो फिक्स है 11 खिलाड़ी है। उसमें नियम बने हुए हैं, कौन सी बाउंड्री है, कौन क्या है, कितने फील्ड लगेंगे, कौन सा, ये सब पूरे फिक्स है, और वही नियम चलेगा। उसमें आप कुछ क्रिएटिव नहीं कर सकते, अपना चेंज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कर सकते कि 11 खिलाड़ी हम तो 12 खिलाएंगे, हम सृजनात्मक विकास करना चाहते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। वो एक नियम और उसी पे चलती है। इस वजह से इसका आंसर मेरे हिसाब से खेल माना गया है। और बाकी इसका आंसर
तीन तीन एग्जाम में झारखंड, सीजीटेट और इसमें एनटीटी एग्जाम में 3 बार में खेल माना गया है। तो ये प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, इसका आंसर माना गया खेल। बाकी अगर आप देखोगे तो भाषण बता रहे हैं सभी, लेकिन आपको याद रखना खेल, क्योंकि अगर एग्जाम में आएगा तो आप पीछे वाले पेपर का वो लगा सकते हैं, रेट लगा सकते हैं कि सर पिछले वाले एग्जाम से माना गया है, और जो पीछे की एग्जाम माना गया है वो सही माना जाता है लगभग। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है तथा इस प्रकार शरीर को सामान्यतः अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है? मतलब कौन सी ग्रंथि ऐसी है जो पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है? पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित करती है, इस प्रकार शरीर को सामान्य और अनुपातिक विकास को प्रभावित करती है। पहला ऑप्शन है थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, यौन ग्रंथि, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है वो है इनमें से कोई नहीं। ये क्यों हुआ इनमें से कोई नहीं आंसर? क्योंकि पीयूष ग्रंथि है वो बाकी सभी ग्रंथियों को, जो भी थायराइड ग्रंथि, मूत्र ग्रंथि, यौन ग्रंथि है, इन सबको पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है। बाकी सभी ग्रंथियों को पीयूष ग्रंथि नियंत्रित करती है। जबकि अगर पीयूष ग्रंथि की बात करें, इसको नियंत्रित कौन करता है? तो इसको नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जबकि जो हाइपोथैलेमस है वो मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। मतलब ये पीयूष ग्रंथि का भी मास्टर होता है। इसका मतलब पीयूष ग्रंथि को नियंत्रित कौन करता है? वो हाइपोथैलेमस करता है। तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है? ये प्रश्न है और आपको कंफ्यूज कर सकता है ये प्रश्न कि इसका सर आंसर क्या होगा। तो शैशव काल में पहला ऑप्शन, दूसरा किशोरावस्था में, यौवन अवस्था में, बाल अवस्था में। तो पूछा गया, प्रश्न को ध्यान से पढ़ो, मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। देखो पूछा गया है विकास की सबसे तीव्र गति होती है। अब अगर बाकी जितने भी अगर नॉर्मल सी बात करें तो इसका आंसर बताएंगे शैशव काल, लेकिन इसका सही आंसर है और जो वो एमपी डेट में जो बोर्ड ने माना है वो है किशोरावस्था। और क्यों माना है कि शैशव अवस्था में वृद्धि का काल होता है, शैशव अवस्था में वृद्धि सर्वाधिक होती है, तीव्र गति से वृद्धि होती है, जबकि विकास तीव्र गति से किसमें होता है? किशोरावस्था में। तो आप ध्यान रखना, मनुष्य में अगर वृद्धि की सबसे तीव्र गति होती है तो शैशव काल में, और अगर ऐसे ऑप्शन आ जाए तो, नहीं तो शैशवावस्था और किशोरावस्था साथ में कभी नहीं देते हैं। और अगर दे भी दे तो आप याद रखना विकास की तीव्र गति तो होती है किशोरावस्था में, जबकि वृद्धि की गति होती है शैशवावस्था में। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता नहीं है? और ये डेट 2012 में पूछा गया है, सॉरी 2011 में पूछा गया है। आर्टेट हुई थी उस टाइम, उस समय 2011 में यह प्रश्न पूछा गया था और इस प्रश्न पे बहुत विवाद चल रहा है और जितने भी अध्यापक हैं वो डाउटफुल प्रश्न में है। और एक बड़ी खेद की बात है कि हम इसकी इंग्लिश टर्म नहीं देख पाते पेपर की, और प्रश्न को जैसा है वैसा का वैसा पढ़ लेते हैं, यही दिक्कत आती है। और इस प्रश्न का आंसर जो माना गया था उस टाइम, वो माना गया था खेलने की अवस्था, ये माना गया था। और आपको सभी बाकी टीचर जितने भी हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, लेकिन जितने भी टीचर है वो बताएंगे दल या समूह में रहने की अवस्था, लेकिन इसका एग्जाम में माना गया था खेलने की अवस्था। अब क्यों माना गया था, क्या दिक्कत हुई थी ऐसी कि खेलने की अवस्था ही क्यों माना गया था? तो इसको आप आज डाउट क्लियर कर लेना, क्योंकि ऐसा प्रश्न बार वापस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बच्चों की कंफ्यूज करता है। तो पहला ऑप्शन था ना प्ले, इसका इंग्लिश में लिखा हुआ था प्ले एज, गेम एज नहीं थी, खेलने की अवस्था प्ले एज, ठीक है, खेल की आयु नहीं थी, खेलने की अवस्था थी। प्ले एज आती है पूर्व बाल्यावस्था में नहीं आती, ये आती है बाल्यावस्था में प्ले एज। जबकि गेम एज किस में आती है? तो ये आती है खेलने की अवस्था आती है, सॉरी खेल की अवस्था आती है, खिलौनों की आयु आती है तो वो एज आती है, तो वो मान सकते हैं हम पूर्व बाल्यावस्था में। लेकिन प्ले एज आई थी तो इसके लिए बाल्यावस्था आती है, तो ये ऑप्शन माना गया था। प्रश्न करने की अवस्था क्वेश्चन एज, ये ऑप्शन था। इसके अलावा अनुकरण की अवस्था, और अनुकरण की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था में आती है, आपको पता है। लेकिन जो दल या समूह में रहने की अवस्था थी, वहाँ जो ऑप्शन था वो ऑप्शन यहाँ ये लिखा हुआ था, वहाँ जो मेन पेपर है, मैं अभी PDF उसकी नहीं लाया हूँ, लेकिन मैंने सर्च किया इस प्रश्न पे तो पता चला कि उसमें ऐसा लिखा था प्री गैंग एज। अब देखो उसने टाइप में क्या है, हिंदी टाइपिंग में गलती हुई है कि प्री गैंग एज का मतलब होता है, गैंग एज का मतलब होता है दल या समूह में रहने की अवस्था, और प्री का मतलब दल या समूह में रहने की अवस्था से पूर्व अवस्था, मतलब प्री गैंग का मतलब हो गया दल या समूह से पूर्व की अवस्था। तो
दल या समूह की अवस्था बाल्य अवस्था होती है, जैसे पूर्व की अवस्था पूर्व बाल्य अवस्था। तो इसका मतलब ये तो सही हो गया। बच्चा कौन सा, खेलने की अवस्था। अब बाकी टीचर सभी डी बता रहे हैं इसका, तो आपको इसमें ध्यान रखना है, ये अगर हिंदी का आए तो इसके दोनों आंसर सही है, ए और डी, और मैंने आंसर की में दोनों आंसर सही डाले हैं इसके। और अगर इंग्लिश टर्म दिखाई दे रही है आपको, साथ में पेपर आ रहा है, आप पेपर सोल्व करे हो रीट का, तो वहाँ आपको इस पे ध्यान देना है। प्री गेंगेज लिखा हुआ है, और मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये प्री गेंगेज की वजह से यह अवस्था मानी गई थी, और उसमें इंग्लिश टर्म सही मानी जाई गई थी। और आप जितनी भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे रेलवे की दे लो, चाहे कोई सी भी एग्ज़ाम, एसएससी की दे लो, सीजीएल दे लो, सीएचएसएल दे लो, इसके अलावा जितने भी एसआई की दे लो, रीट की दे लो, फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, साफ लिखा हुआ होता है कि अगर किसी भी प्रश्न में मिस्टेक होती है, प्रश्न में अगर प्रश्न में गलत होता है वो बात अलग है, अगर प्रश्न की टाइपिंग में मिस्टेक होती है तो इंग्लिश का सही माना जाएगा, और इंग्लिश का सही माना गया था। इस वजह से इसका आंसर दल या समूह में रहने की अवस्था ना होकर खेलने की अवस्था माना गया था। तो ये इसका सही आंसर ए होगा। और दल या समूह में बता रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है इसका आंसर क्या है। तो इसका क्या माना गया था, खेलने की अवस्था माना गया था, और इसका आप दोनों भी मान सकते हैं हिंदी में आए तो। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है। ये नॉर्मल सा प्रश्न है कि कौन सी बाल विकास की अवस्था है वो सबसे जटिल और कठिन अवस्था है। तो ये है, कौन सी है, यह है किशोरावस्था। तो इसका सही आंसर हो गया बी। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, मानसिक शक्ति बढ़ेगी, परिश्रम करने की भावना जागृत होगी। तो इसका सही आंसर है आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। अगर छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से कर रहा है, अपने हाथों से कर रहा है, तो उसमें आत्मनिर्भरता की भावना का विकास होगा। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है, पियाजे की विकासात्मक सिद्धांत के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित में से कौन सा आरेख विकास को समुचित रूप से स्पष्ट करता है। ये 4 आरेख बनाए गए हैं, जो पियाजे के अनुसार इनमें से कौन सा है, मतलब आयु के अनुसार विकास कैसे बढ़ता है, इसके बारे में ये आरेख है। और यह आपको बताना है कि कौन सा आरेख जो पियाजे के विकास का जो सिद्धांत दिया था उसके परिप्रेक्ष्य में सही है। तो जो पियाजे ने जो विकासात्मक सिद्धांत दिया था, उन्होंने जो स्टेजेज बताई थी, उन्होंने बताया था कि ये स्टेजेज सतत नहीं होती, मतलब कंटिन्यूस नहीं होती। इसलिए कंटिन्यूस नहीं होती इसका मतलब ये तीनों तो नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि ये अवस्थाएं होती है और अवस्थाओं के रूप में होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ए। सही आंसर क्या होगा, ए। मतलब ये स्टेजेज में होता है विकास। तो बालक का विकास है वो स्टेजेज में होता है, एक सतत प्रक्रिया नहीं है। उन्होंने बताया था असतत प्रक्रिया है। कोई कुछ अध्यापक ऐसे भी बताते हैं कि सतत और असतत प्रक्रिया है, कुछ बुक्स से बताते हैं, लेकिन कुछ बताते हैं असतत प्रक्रिया है। तो आपको याद रखना ये स्टेजेज में विकास होता है, सतत विकास नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास। अगर आप रीट की बात करें तो पिछली रीट एग्जाम 2018 में 3% जीन पियाजे से पूछे गए थे। तो आपको ध्यान रखना होगा कि जो भी एग्ज़ाम है, और मैं पिछली एग्ज़ाम की बात करूं तो जहाँ यह पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है, यहाँ पे इसका दूसरा नाम, 2 अवस्थाएं हैं। आप पहले प्रश्न पढ़ लिए, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं के अनुसार जिसे पूर्व प्रत्यात्मक काल के रूप में जाना जाता है, निम्न में से कौन सी किससे संबंधित है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, इंद्रिय गति अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था है, वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत मानी जाती है। और इसमें 2 अवस्थाएं हैं, तो इसमें एक अवस्था है पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था। और ऐसा सेम सा कुछ प्रश्न है वो रीट 2018 में भी पूछा गया था, तो आप ध्यान रखना इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, मेस्लो के अभिप्राय सिद्धांत को कहा जाता है, मतलब जो मेस्लो ने अभिप्राय सिद्धांत दिया था उसको दूसरा नाम क्या है। आवश्यकता का सिद्धांत, अंतर्निहित का सिद्धांत, शारीरिक सिद्धांत, दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत। तो इसका सही आंसर है वो है आवश्यकता का सिद्धांत। मेस्लो ने आवश्यकतानुक्रम पदानुक्रम दिया था। आवश्यकता का जो पदानुक्रम दिया था उसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसको मेस्लो का अभिप्राय सिद्धांत है वो आवश्यकता पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिगम का सिद्धांत नहीं है, मतलब कौन सा अधिगम का सिद्धांत नहीं है। पहला ऑप्शन है संप्रत्यवाद, दूसरा व्यवहारवाद, संज्ञानात्मकवाद, रचनावाद। तो व्यवहारवाद वो अधिगम का सिद्धांत है, संज्ञानात्मकवाद है, रचनावाद है, जबकि संप्रत्यवाद है ये कोई अधिगम का सिद्धांत नहीं है। ये कंसेप्टिविज्म कोई नहीं है, व्यवहारवाद है जिसके व्यवहारवाद के जो प्रतिपादक माने जाते हैं
या प्रवर्तक माने जाते हैं वो है वाटसन। संज्ञानवाद जिन्होंने जीन पियाजे ने कार्य किया, जिस पर रचनात्मकवाद में जिसमें ब्रूनर है, वाइगोट्स्की है, जीन पियाजे भी आते हैं। इसके अलावा डेविड आसुबेल भी आते हैं जिन्होंने रचनावाद पर बल दिया है। तो इसका सही आंसर हो गया संप्रत्यवाद ए। नेक्स्ट प्रश्न है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है क्या? अनुबंधन, दंड, यंत्रवत याद करना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। तो जो संरचनावादी उपागम है वो मतलब संरचनावादी का मतलब हो गया कंस्ट्रक्टिविज्म, रचनावाद। क्या है? रचनावाद। और रचनावाद बताता है विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान के बारे में बात करता है। वो कहता है क्योंकि विद्यार्थी का जो पूर्व ज्ञान है वो ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। जो अनुबंधन है उसके बारे में पावलो बताते हैं, दंड के बारे में या पुनर्बलन के बारे में बताते हैं, स्किन बताते हैं, और यंत्रवत याद करना ये बताते हैं थॉर्नडाइक। नेक्स्ट प्रश्न है, सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? यह प्रश्न बिहार टेट पेपर फर्स्ट में पूछा गया है। फर्स्ट से 5 क्लास के लिए जो लेवल फर्स्ट होता है उसमें पूछा गया प्रश्न है कि सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 16 माह, 11 माह, 34 माह, 51 माह। सेम कुछ सा ऐसा प्रश्न रिट 2012 में पूछा गया था कि एक बालक पहला सार्थक शब्द किस अवस्था में बोलता है, और वहाँ ऑप्शन था 11 से 13 माह। तो वो सही माना गया था रिट में। लेकिन इस एग्जाम में पूछा गया है कि सामान्य बुद्धि बालक है वो किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं। तो आप एक सामान्य बुद्धि बालक की बात करें और सामान्य बोलना सीख जाता है, मतलब किस अवस्था में बोलना सीख रहा है। बोलना सीखना का मतलब ये नहीं एक शब्द बोल दिया बोलना सीख लिया, 2 शब्द बोल दिया, 3 शब्द बोल दिए, ये नहीं होता। मतलब पूरा बोलना सीख रहा है, इसका मतलब एक नॉर्मल बातचीत करने लग रहा है, तो वो अवस्था होती है 34 माह। और बिहार टेट में 34 माह इसका आंसर माना गया था, तो आपको 34 माह ही मानना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा शिक्षण की प्रथम कक्षा किसे माना जाता है? अगर भाषा की शिक्षा दी जा रही है और आपको पता है कि जो घर होता है वो बालक का प्रथम पाठशाला होती है और माँ उसकी प्रथम शिक्षक होती है, तो घर में ही पहली पाठशाला है और प्रथम शिक्षण घर में ही दिया जाता है। प्रथम कक्षा भाषा शिक्षण की घर पे होती है, वो अनुकरण के माध्यम से घर पर ही भाषा सीखता है। तो इसका सही आंसर हो गया घर। नेक्स्ट प्रश्न है, हार्वर्ड गार्डनर की जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसके अनुसार निम्नलिखित का मिलान कीजिए। पहला दिया है संगीतात्मक बुद्धि। हार्वर्ड गार्डनर का जो बहुबुद्धि सिद्धांत है उसमें बुद्धि के प्रकार दिए हुए हैं, इधर अवस्थाएं दी हुई है कि जो संगीतात्मक बुद्धि है वो किस संबंधित है? चिकित्सक, कवि, खिलाड़ी, वायलिन वादक, मूर्तिकार। जो संगीतात्मक बुद्धि है वो होगी, संगीतात्मक बुद्धि होगी वो होगी वायलिन वादक में। किस में होगी? वायलिन वादक में। और जो भाषिक बुद्धि है वो किस में पाई जाती है? तो भाषिक बुद्धि पाई जाती है कवि में। इसके अलावा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि का मतलब क्या होता है? अंतर्व्यक्ति का मतलब यहाँ अंतर्व्यक्ति का था तो मतलब होता है जो स्वयं के बारे में समझ सके। अंतर्व्यक्ति का मतलब जो दूसरों की भावनाओं को समझ सके, और दूसरों की भावनाओं को समझने वाला है वो है चिकित्सक। तो इसका आंसर हो गया 1। और जो स्थानिक बुद्धि पाई जाती है वो पाई जाती है मूर्तिकार में। अब ऑप्शन बच गया खिलाड़ी, इसमें काइनेस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाती है, शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है खिलाड़ी में। खिलाड़ी एथलेटिक इनमें सारी गतिक बुद्धि पाई जाती है। तो इसका देखो, पहले का 4, दूसरे का दूसरा, तीसरे का पहला और चौथे का 5वां। तो इसका मतलब सही आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न है, टर्मन के अनुसार 90 से 100 बुद्धि लब्धि का बालक माना जाता है। क्षीण बुद्धि, मंद बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, सामान्य बुद्धि। तो यह प्रश्न सामान्य प्रश्न है और सबको आ रहा है। इसका सही आंसर हो गया सामान्य बुद्धि। ये टर्मन 90 से 100 के बीच है, या कुछ 91 से 110 के बीच बताते हैं। तो ये बुद्धि लब्धि है वो सामान्य बुद्धि के अंतर्गत मानी जाती है। बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? अगर यहाँ बैटरी का प्रयोग साइंस की बात की जाए तो बैटरी का प्रयोग बिजली के प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ बैटरी का प्रयोग साइकोलॉजी में पूछा गया है, तो बैटरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो वो किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? तो बुद्धि परीक्षण के लिए किया जाता है, बुद्धि के मापन के लिए किया जाता है बैटरी का प्रयोग। बुद्धि मापन में जो मंद बुद्धि बालक होते हैं या जो अशिक्षित बालक होते हैं, जिन्हें जो शाब्दिक बुद्धि लब्धि परीक्षण नहीं दे पाते क्योंकि जो अशिक्षित है, उन बालकों के लिए बैटरी का प्रयोग किया जाता है, जिसमें गुटकों को जोड़ना है, ब्लॉक डिजाइन टेस्ट है, कोह का, ऐसे परीक्षण बैटरी में शामिल किए जाते हैं, जिसे निष्पादन परीक्षण भी कहा जाता है या क्रियात्मक परीक्षण भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 8 वर्ष का सुधीर है, उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है? तो जो IQ निकालने का जो फॉर्मूला होता है उससे IQ निकालनी है आपको, कुल मिलाकर बात है
उसकी मानसिक आयु 10 वर्ष है, 8 वर्ष का बालक है। तो ऊपर लिखते हैं CA, नीचे ऊपर है में नीचे CA इंटू 100। 8 वर्ष की सुधीर की जो मानसिक आयु है वो 10 वर्ष है और उसकी बुद्धि लब्धि कितनी है, तो 10 वर्ष का बालक है, 10 वर्ष उसकी मानसिक आयु है। MA 10, CA कितना हो गया 8 इंटू 100। 8 का भाग देते हैं तो इसमें जाएगा 1/8 के हिसाब से 12.5 होता है, और 12.5 को आप 10 से गुणा करेंगे तो इसकी बुद्धि लब्धि आएगी 125, 125। IQ कितनी आएगी, 125 आएगी। तो ऊपर मेंटल एज, नीचे टोनिकल एज इंटू 100, तो इसका सही आंसर हो गया 125, 125। नेक्स्ट प्रश्न है, मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। मतलब जो सुप्तावस्था होती है, लेटेंसी पीरियड होता है, उसका वर्ष अंतराल क्या होता है, 20 से 22 वर्ष, 2 से 5 वर्ष, 18 से 20 वर्ष, 6 से यौवन तक। तो जो सुप्तावस्था होती है वो उत्तर बाल्यावस्था या बाल्यावस्था के अंदर गिनी जाती है, और वो होता है 6 से यौवन तक। मनोलैंगिक विकास जो फ्रायड ने दिया था, मनोसामाजिक सिद्धांत जो एरिक्सन ने दिया था, निम्नलिखित में से किस पर बल देता है, उद्दीपन व प्रतिक्रिया बल देता है, लिंगीय व प्रसुप्ति स्तर पर बल देता है, उद्यम के मुकाबले हीनता स्तर बल देता है, क्रिया प्रतिशत अनुबंधन पर बल देता है। तो जो एरिक्सन ने जो प्रयोग किया था, जो मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था, वो उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। किस पे बल देता है, उद्यम के मुकाबले में हीनता स्तर पर बल देता है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, C। नेक्स्ट प्रश्न है, मस्तिष्काधोमुखी सिद्धांत एवं निकट से दूर का क्रम किस क्रिया का अंग है। मतलब मस्तिष्काधोमुखी और निकट से दूर का जो क्रम होता है वो किस क्रिया का अंग है, मतलब किस में आता है, तो ये विकास की क्रिया का अंग है। विकास है ना, उसका क्रम होता है मस्तिष्काधोमुखी और निकट से दूर। नेक्स्ट प्रश्न है, ये होते हैं आज के आपके प्रश्न पूरे। 20 प्रश्न हमने किए आज, और इन 20 प्रश्नों में से आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट करना। अगर अच्छे लग रहा है तो लाइक करना, और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपके कितने सही हो रहे हैं, ताकि हमें भी पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है, प्रश्नों का लेवल क्या होना चाहिए। इससे अगर डीपली लेवल लेना पड़े तो वो भी लेंगे। और अगर आपको ये क्वेश्चन 20 में से 20 सही हो रहे हैं तो मान के चलेंगे डीपली प्रश्न कराएंगे, और अगर 20 में से कम सही हो रहे हैं तो ये सही लेवल है। और इसमें कुछ प्रश्न मीडियम लेवल साइज़ के हैं, मीडियम लेवल के हैं, और कुछ हार्ड लेवल के भी है, कुछ लो लेवल के भी है, मिक्सअप क्वेश्चन है, क्योंकि सभी बच्चों को व्यक्ति भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाया गया है। तो ये 20 प्रश्न में से आपके कितने सही हो रहे हैं ये आपको कमेंट में बताना है। चलिए धन्यवाद। अगर आप PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, टारगेट विद MS। धन्यवाद।